डाल सकते हो यहाँ पर, तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और ये आपकी फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन हो जाएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस, वो चारों याद रहेंगी। तो आप लोग सारे एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, राइट। वैसे ये सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। आपने सिंपल अपने एस को फंक्शन माना, फिर उसको डेरिवेशन ले लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद सिंपली उसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरी इक्वेशन को अगर आप मैक्सवेल से कंपैरिजन करेंगे और आपको पता है ये क्या है, सीवी होता है, तो आप उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और सिंपली कह सकते हो ये क्या है आपके पास फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। अब सेकंड क्या होती है, सेकंड हमें अभी हमने सीवी बताया, अब हमें सीपी बताना है, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर पे आपकी इक्वेशन क्या बनती है। आप तो अभी आपने क्या किया था, क्या एज्यूम किया था, एस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्योंकि सीवी निकाल रहे थे, अब आपको पी एज्यूम करना पड़ेगा, दैट्स द डिफरेंस। तो एस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सिंपली देखो आपके पास क्या है, टीडीएस वाली इक्वेशन आ गई, टीडीएस आप ये लगा दीजिए सेम, आपको पता है ये वाली टर्म क्या होती है, सीपी, सीपी इंटू डी हो जाएगा, आप इसे सीपी इंटू डी लिख सकते हो, राइट। अब अबव इक्वेशंस में जाएंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस देखेंगे कि आपका डेल एस बाई डेल पी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो किसके इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज ये वाली इक्वेशन आप ऊपर जाके देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपली बता सकते हो कि आपके पास ये सेकंड टीडीएस इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुई है, ये आ जाएगा टीडीएस इज इक्वल टू, अब इसमें कोई चेंज है, देखो सीपी डी माइनस, ये देखो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ सीपी लग जाएगा, ऐसे करके याद रखना ताकि इजी हो जाए याद रखना। डेल पी विद रिस्पेक्ट टू डी है, ये है डेल बी विद रिस्पेक्ट टू बी टी, बस ये है सेकंड टीडीएस इक्वेशन। ये आपके पास टीडीएस इक्वेशंस आ जाएंगे, राइट। इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसके लिए मैक्सवेल इक्वेशंस पता होनी चाहिए, मैक्सवेल इक्वेशंस पता होनी चाहिए आपको, और थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। इसी तरीके से देखो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का अगर आप देखें, अगर हमने किया भी है, आपके एनर्जी क्वेश्चंस आपसे डिराइव करनी, एग्जाम में डिराइव करना भी आ सकता है, मान लीजिए ये डिराइव करना आता है, तो आपको पता है कि आपको यू का केस है, तो आपको इंटरनल एनर्जी का आपको कंसीडर करना होगा, राइट। इसी तरीके से आप एंथैल्पी के केस में क्या होगा, एच का केस लेंगे आप यहां से निकालेंगे, ठीक है, U इज इक्वल टू, अब यहाँ इंटरनल एनर्जी का केस लीजिए, F एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, आपने ये कंसीडर किया इंटरनल एनर्जी का। फिर अगेन सेम स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास वेरिएबल्स क्या है, टी एंड वी, तो इसे टी के साथ करो और वी के साथ करो, तो ये डेल यू विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा और डेल यू विद रिस्पेक्ट टू वी हो जाएगा। सिंपली आपको होता है डेल यू बाई डेल टी क्या होता है आपके पास, सी वी, राइट, और ये आपके पास सिंपली आप इसे लिख लीजिए, राइट। आप अगेन अब आपको क्या करना है, डेल यू बाई डेल वी ये निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग एज्यूम कीजिए, आपको अभी तक कोई एक्सप्रेशन नहीं पता है, u एज ए फंक्शन ऑफ द एंट्रोपी एंड द वॉल्यूम। अब देखिए एंट्रोपी के टर्म में आपको आता है डेरिवेशन लिखना, तो ड्यू को लिख सकते हैं, दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल की टर्म में इक्वेशंस को लिख दीजिए। अब डेल यू बाई डेल वी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे लिख सकते हो इसको, विद रिस्पेक्ट टू एस, एस विद रिस्पेक्ट टू वी, सेम चीज है, क्योंकि एस एस से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डेल यू बाई डेल वी बच जाएगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, प्लस आपके पास सेम इक्वेशन आएगी डेल यू बाई डेल वी एज ए कांस्टेंट डी वी, सिंपली आ जाएगा आपके पास। देन क्या है आपके पास, ये डी वी यहाँ से आया है आपके पास, राइट, और इस इक्वेशन को आपने डेल एस बाई डेल एस कर दिया, और इसे आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन आपको ये डेरिवेटिव आपके पास है, तो आप इसकी सिंपल वैल्यू डाल सकते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, एक्सप्रेशन निकालना है ना मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके। तो डेल यू बाई डेल वी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ये टेम्परेचर के इक्वल है, टीडीएस निकालते हो ना, तो ये आपके पास क्या आएगा, सिंपली टी, और ये इक्वेशन आपके पास सिंपली क्या होता है, माइनस पी के इक्वल। अब आप इसी की वैल्यू को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा डेल यू बाई डेल वी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी माइनस पी टी डेल पी बाई डेल टी माइनस डेल पी बाई डेल टी माइनस पी
राइट। ये एनर्जी इक्वेशंस हैं। जब आप इस सारी इक्वेशंस को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डी यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, डेल यू बाई डेल, हाँ यही निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, सी वी डी टी प्लस ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा टी डेल पी बाई डेल टी इंटू वी माइनस पी डी वी। तो ये सारा जो काम किया आपने सिर्फ इसको निकालने के लिए किया है, बाकी इक्वेशंस तो बिल्कुल सिंपल थी। आपके पास सिंपल यू एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम था, राइट। इसे निकालने के लिए आपने फिर से एक फंक्शन कंसीडर किया, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया। बोलो बेटे। मैडम एक नंबर क्या भाई? हेलो, हु इज स्पीकिंग? हेलो, टर्न ऑफ कीजिए बेटे। हम चारों पापू में हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु बेटे आप में से अरे मारते ना बताई साला जल्दी चालू था हिमांशु, अरे मंदिर का आगे गाड़ी ले जाते मंदिर ला मैं लेकर जाऊंगा लाके चाबी आगे से नहीं जाऊंगा। अरे भाई खोल दे दे। अरे खुल रहा है तू आप ही खोल दो इसको बंद। अरे बस आप ऐसे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, आप बस सारे वो हैं। ये पहली बार किया ना मैंने बेटे। ओके ऑलराइट, आई होप ये क्लियर है बेटे। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? सी देखो स्टूडेंट्स आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट सुन भी रहा है? एनीवन हु इज लिसनिंग? यस मैम। अच्छा ठीक है, समझ आ रही है। तो बेटे अभी वो बोल रहे थे तो इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप हो गई। तो आई जस्ट ठीक है, मैंने उनका माइक अभी ऑफ किया है। अब देखिए यहाँ तक थोड़ी सी बेटे कंफ्यूजन है ये थोड़ी लिखने में। एक बार अपने हाथ से निकाल लेना प्लीज इसको, डेरिवेशंस को। मुझे यहाँ ऐसे बताने में मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप अपने हाथ से करते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आपने एक फंक्शन दो वेरिएबल की टर्म में सिर्फ कंसिडर किया हुआ है, अब फिर आपको उसकी एक टर्म निकालने के लिए अगेन आपको एंट्रोपी और वॉल्यूम में उसको कंसीडर किया हुआ है, तो आप अपना एक्सप्रेशन निकालना सकते हो। क्योंकि एग्जाम में देखो डायरेक्टली अगर आता है तो प्रूफ करना आता है बेसिकली। तो क्योंकि या तो आपसे सीधा पूछा जाएगा फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन, who is going to ask that one? तो maybe if they can ask just like derive this relation, derive that relation. तो I think instead of asking very simple thing, anybody can ask these type of the questions. तो यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये कैसे कर सकते हैं बेसिकली। इसी तरीके से बेटे ये देखो डीएच की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर आपने एक एच को कंसीडर कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप यहाँ बैक में चलते हैं, बैक में चलते हैं मतलब यहाँ से निकालते हैं। सपोज कीजिए ये एग्जाम में आता है, प्रूफ करना आता है डीएच इज इक्वल टू सीपी टाइम्स दिस। अब आपको क्या, देखिए आप लोगों को ये कंसीडर करनी है, मतलब आपको पहले एंथैल्पी की डेरिवेशन, एंथैल्पी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एच का लिख सकते हो, एच एज ए फंक्शन ऑफ। अब यहाँ चले जाओ, टेम्परेचर प्रेशर है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल कौन सा लेना है, टेम्परेचर। अब आपको पता है ये इक्वेशन में देखो डीटी दिया हुआ है और डीपी दिया हुआ है,
तो दैट मीन्स आपको अपना एच जो वेरिएबल है, किसके दो वेरिएबल्स की टर्म में जो लेना है वो क्या लेना है, टी और पी की टर्म में लेना है, तो ये निकालना आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम इसको कैसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, जो गिवन होगा बस उसके अकॉर्डिंग आपको कोई पैरामीटर एज्यूम कर लेना है। एज्यूम करने के बाद सबसे सेकंड स्टेप सबसे आसान है, उसमें क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके आपको पता है दो वेरिएबल्स हैं तो दो आपके पास, एक बार टी के साथ विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे, एक बार आप पी के साथ कर देंगे, राइट। अब आपको पता है ये क्या है, जब एंथैल्पी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है उसे आप सीपी लिख सकते हो। और सेकंड टर्म को आपको निकालना है, सेकंड टर्म आपके पास डायरेक्ट नहीं है, ना ही कोई मैक्सवेल से है, मैक्सवेल से आप देखेंगे तो वहां से कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि ये आपको दो डिफरेंट पैरामीटर चाहिए। इस डिफरेंट पैरामीटर्स को आप कैसे देख सकते हो, देखो यहाँ h बाई एच पी है, सिर्फ ये निकालने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस किया हो, नहीं तो बहुत ही सिंपल है, h एज ए फंक्शन ऑफ s और p। अब आप इसमें आपको पता है दो वेरिएबल्स हैं, एंट्रोपी और प्रेशर। एंट्रोपी और प्रेशर के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर इसकी वैल्यू को, आपको पता है कि ये डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है तो हमें इसे थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है। जैसे देखो डीपी यहाँ पर आ गया तो ये डेल एच बाई डेल पी हो गया एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये आपके पास एक सिंपल टर्म बन जाती है। लेकिन इस इक्वेशन को भी इसने डिवाइड किया हुआ, कैसे, डेल एस बाई डेल एस इंटू डेल पी, क्योंकि आपके पास क्या जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल एच बाई डेल एस लिख सकते हैं ऐसे, नहीं सॉरी, डीपी से इसको डिवाइड किया हुआ है तभी आपके पास ये इक्वेशन बनी है, डेल एस बाई डेल पी, ये डेल एच बाई डेल पी। अब आप ये देखेंगे कि डेल एच बाई डेल एस क्या होता है आपके पास, टी होता है, टी, अगर आप ऊपर से थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इक्वेशंस को, और ये आपके पास सिंपल माइनस बी और ये बी होता है। जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी की सारी तो आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा और आप ये प्रूफ कर देंगे। देखो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजी हो गया मुझे भी बताना और आपको भी, कि रिवर्स लेकर चले तो ज्यादा आसान हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा ना कौन से फंक्शन हमने कंसीडर करने हैं, अपने आप ही कोई ऐसा गेस नहीं करनी ना, एग्जाम में जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें गेस करना है। मान लो एच दिया हुआ है तो टी और वी पी को कंसीडर कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेकंड स्टेप आपका है। आपको पता है पहले वाले डेरिवेशन में है नहीं, सेकंड स्टेप को आपको प्रूफ करना होता है, उसके लिए आप एंट्रोपी और प्रेशर को कंसीडर कीजिए, क्योंकि पी है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डेरिवेशंस दीजिए, सिंपल है, उसको डेरिवेटिव लेके यहाँ से पी ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए और कुछ टर्म्स जो हैं आप देख लीजिएगा, फिर आप इक्वल करके या इक्वेट करके आप फिर आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, एक दो स्टेप तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। देन आप आपका पूरा एक्सप्रेशन निकल जाएगा कि कैसे निकालते हैं ये है बेसिकली। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरेबल क्वांटिटीज। अब देखो मेजरेबल क्वांटिटीज में ना, अगर आप ध्यान रखेंगे ये सारा नहीं करना, ये थर्ड यूनिट में करना है, कुछ फोर्थ यूनिट में करना है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म में है ना, इस यूनिट में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये पढ़ना है हमें। नेक्स्ट यूनिट में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट्स भी इसमें है तो हम पढ़ लेंगे, स्पेसिफिक हीट हमने पीछे भी पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। एंड देन जूल थॉमसन कोफिशिएंट, आई थिंक मेरे हिसाब से आपके नेक्स्ट यूनिट में है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो वहां पर हाँ ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे फिर वहां पर। आइडियल गैस और रियल गैसेस के लिए भी डी यू डी एच डी एस वहां पर है। ये थोड़े चैप्टर्स ना सारे वो बना रखे हैं मिक्सअप मिक्सअप, इसलिए जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि देखो मेजरेबल क्वांटिटीज में ये पार्ट उठाना है तो सेकंड थर्ड यूनिट में आएगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट उठाना है तो आपके फोर्थ यूनिट में आएगा, स्पेसिफिक हीट उठाएंगे तो ये आपका थर्ड यूनिट में भी है, फोर्थ यूनिट में भी है। थर्ड यूनिट में स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट के जनरल फॉर्मूलेज भी पूछे हुए हैं, लेकिन जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में वो बेसिकली रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बारे में पूछ लेते हैं, तो उस केस में हम ये सारा लेकर चलेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये अभी कराने का फायदा है, तो इसमें से मैं सिर्फ ये पार्ट उठाऊंगी और ये पार्ट को फिर से मैं रिवाइज करूंगी यूनिट 4 में। ध्यान रखिएगा कि प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये सारा ऐसे सिलेबस बना हुआ है तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चले तो बेटर है, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैम ने क्या करा दिया और आप लोग कहाँ से चले गए। आउट ऑफ 4 पार्ट्स में से हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी दो तीनों पार्ट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट भी है हमारे पास, इट्स ओके, थर्ड यूनिट में फोर्थ यूनिट में करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रियल गैसेस का भी आइडियल गैसेस का भी, तो वहीं पर हमारा कवर हो जाएगा सारा। अब देखिए कोफिशिएंट एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी क्या है, आपको ग्राफ से पता चल रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। देखो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस,
जब आप एक ग्राफ बनाते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में, यहाँ स्लोप निकालेंगे, ये किसी भी एक पार्ट का निकाल लीजिए, आप इसका पार्ट का निकाल लीजिए, आपने डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर लाइंस लगाई, आप यहाँ पर एक स्लोप लेंगे, स्लोप सबकी चेंज हो रही है, यहाँ पर स्लोप ले लीजिए, यहाँ पर स्लोप ले लीजिए, यहाँ पर स्लोप ले लीजिए। अगर आप ये स्लोप निकालते हो तो वो स्लोप क्या है, डेल वी बाई डेल टी, ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है बेटे, क्योंकि कोई डायरेक्ट डेफिनेशन तो पूछने वाला नहीं, अगर आएगा तो कुछ। फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मेजरमेंट्स, ये अगर आप ये देखें, ये रिजल्ट्स देखें, इन रिजल्ट से आपका क्या बन रहा है, बेसिकली स्लोप ऑफ ए कांस्टेंट प्रेशर एट एनी गिवन स्टेट। आप इतने सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, इतने सारे पॉइंट्स आपके पास, सपोज करो यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास एक गिवन स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट पर आपने कोई भी अगर स्लोप निकालते हैं, तो ग्रेडियंट इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम एट दैट स्टेट, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, एक तरह से उसका ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। सिंपली ये आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, राइट। आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो स्लोप निकाल रहे हैं उसको अगर उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, जितना भी वॉल्यूम उसने लिया है स्टेट के बारे में, राइट, उस ग्राफ से, तो वो आप उसका क्या फैक्टर निकाल रहे हो, बीटा से प्रेजेंट करते हैं और उसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोल देते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा। तो यही छोटी सी चीज है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए बेसिकली बहुत ही अच्छा है। आप बता सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होती है क्या होता है, आपको पता है नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग टाइप से आपके पास ऐसे रिवर्स टाइप में स्लोप बन जाएगी, उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन यू आप ये थोड़ा सा बता सकते हो, जब टेम्परेचर, अब देखो डिफरेंट इसमें सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टर्म्स ले सकते हो आप लोग, राइट। प्रेशर को इंक्रीज, अब प्रेशर तो कॉन्स्टेंट ही आपके पास, वॉल्यूम में चेंज होगा, स्लोप में चेंज होगा, तो उसके वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके कंप्रेसिबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो, ठीक है। बाकी ज्यादा इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये आपका। अब कुछ एक्सप्रेशंस अगर आपको निकालना चाहते हो तो एक्सप्रेशंस निकाल दीजिए। ये आपने के निकाला है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये आपने निकाला है, यहाँ से स्लोप से निकाला है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्लोप से निकाला हुआ है। अब आपको पता है कि देखिए पी टेम्परेचर वॉल्यूम, अब हमने ये सबसे पहला एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आइडियल इक्वेशंस निकाले थे कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अगर आप ये स्लोप से निकालते हो तो वो बीटा टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आपके पास माइनस के भी आ जाएगी, और टी के साथ निकालोगे तो आपके पास बीटा बाई की आ जाएगी। ये तीनों टर्म्स जब आप स्लोप से निकालते हो, डिफरेंट ग्राफ बनाते हो, तो ये तीनों वैल्यूज अब जब आप डालेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, नथिंग इज जस्ट अ 1/t, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाएगा आपके पास 1/p, राइट। तो ये दोनों फैक्टर आपके पास आएंगे, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा, कुछ नहीं किया ना आपने, सिंपली आपने ये जनरल इक्वेशंस, जब आपके तीन डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, आप तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स को बताते हो, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट में कब होता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 1। जब आप स्लोप लेते हैं, स्लोप में आप बताते हो वॉल्यूम टेम्परेचर की के ग्राफ से आप दिखाएंगे, या वॉल्यूम प्रेशर के ग्राफ से दिखाएंगे, वहां कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ये प्रेशर टेम्परेचर है, तो ये तीनों की वैल्यूज डिफरेंट आती है। जब तीनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, या बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर निकाल सकते हो, राइट, ठीक है। तो सो फार यहीं तक करते हैं आज हम। बाकी अब आप मुझे एक चीज और बताइए, आप में से आई वॉन्ट टू टेक 2 आवर क्लास, क्योंकि 1 घंटे की क्लास लेने का फायदा नहीं है ट्यूटोरियल्स का, तो आप क्या सोचते हो, थर्सडे को ले लो 2 घंटे की क्लास, 1 से 3 इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे। एनीवन, कोई है? यस मैम, ट्यूसडे छोड़ के थर्सडे ले सकते हो, उसमें आपके सीट होती है। हाँ, उसमें कंटिन्यू 2 घंटे का हो जाएगा, राइट। यस मैम। हाँ, तो वो 1 से 3 वो वाला ले लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2 घंटे में कुछ पढ़ाई हो जाएगी, 1 घंटे में तो कुछ होगा नहीं। ओके मैम। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे, तो आई विल टेक योर क्लास ऑन थर्सडे, 1 to 3 कंटिन्यू क्लास होगी आपकी फिर ना। ये हाँ जी, बोलो मयंक। मैम आप यूनिट 3 के नोट्स शेयर कर सकते हो? बिल्कुल बेटे, अभी तो शुरू हुआ है बेटे। नहीं मैम, पहले ही पूछ रहा था मैं पहले कर दूं, अभी कर दूंगी बेटे क्लास के बाद, इफ यू वांट। ओके, थैंक यू। ठीक है, और एक चीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटे, डू सम प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज अराउंड कंप्लीटली मैथ्स, ये पूरा मैथ्स है। अगर आप इसे ऐसे सोच कर देखें कि अगर आप ये फैक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, आ गए समझ में, ऐसा नहीं है, ये ट्रू नहीं है। इसलिए मुझे ये ऑनलाइन क्लास में ये चैप्टर कराने में मजा भी नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक वंस आप अभी तक इसको बोर्ड पर या हाथ से नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी ना तो प्रैक्टिस होगी, और डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी।
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपकी बार। मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है। जो बुक से जो टॉपिक्स बताए हैं वो एक बार जरा ध्यान से देख लेना, बुक से भी फॉलो कर जाना, मेरे नोट्स को भी फॉलो कर जाना। कंफ्यूजन कहीं आएगी तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थर्सडे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को फॉलो करेंगे और उसके बाद मंडे को आई विल शेयर द पेपर्स। प्लीज साहिल सबको बोल देना कि मंडे को सारे प्रेजेंट हो जाए ताकि मैं पेपर जल्दी से जल्दी सबमिट कर सकूं ऑफिस में। ओके मैम। ठीक है, सबका रिजल्ट कैसा है? साहिल कैसा रिजल्ट आया बेटे? कम में मार्क्स? साहिल की आवाज नहीं आ रही। सही है मैम, जिस हिसाब से पढ़ाई करी थी उस हिसाब से तो अच्छी है। सही आए हुए, चलिए ठीक है। मैं आप लोगों को शीट मंडे को दिखा दूंगी बेटे, और वो 2 क्वेश्चंस जो आप टेस्ट में बोल रहे थे वो सेम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों ही ठीक होंगे तो +2 मार्क्स आई विल ऐड, वो सबकी पूरी क्लास की +2 हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, बाकी सेकंड टेस्ट तो हो गई आप लोगों का, और जिस बच्चे का 1-2 का मिस हुआ है वो प्लीज डोंट मिस द सेकंड टेस्ट, ये वाला खत्म हो जाएगा। चलिए, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। रोल नंबर 63, 64 क्या हुआ? सौमिल, यस बोलो। मैम ये चीज पूछनी थी मैम, ये जो टेस्ट का ये बेस्ट ऑफ 2 है कि मतलब दोनों बेस्ट ऑफ 2 है बेटे, बेस्ट ऑफ 2 है। ठीक है मैम, थैंक तो एक ही लगेगा। जो बच्चे नहीं भी दे पाए, उनको कोई अर्जेंट वर्क था तो उनके वही मार्क्स लग जाएंगे सेकंड टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को ऑप्शन मिल गई फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में। चलिए, लेट मी टेक द अटेंडेंस। 63 रोल नंबर, 64, 65, 64 प्रेजेंट है? यस मैम। 65 प्रेजेंट मैम। 66, 68, 71, 68, मैम। यस मैम। 71, प्रेजेंट मैम। 72, 73, प्रेजेंट मैम। 74, 77, प्रेजेंट मैम। 78, 77 प्रेजेंट। हाँ बेटे, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 83 प्रेजेंट है ना रूहानी? आप तो शुरू से ही प्रेजेंट हो। 84, सचिन नहीं है, ये सारे क्लास में तो प्रेजेंट रहते हैं, अब कहाँ गए आज बच्चे? 85, साहिल 85 प्रेजेंट मैम। बातें मार रहे हो क्या? क्लास तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है बेटे, कहाँ पर हो? डीटीयू में हो सब? तो मैम घर पे हैं। अच्छा। 89, यस मैम 89। 90, मैम। 89 हो गया मैम। हाँ 89 हो गए बेटे। 90, 90 प्रेजेंट मैम। 91, प्रेजेंट मैम। 92, मैम 92 प्रेजेंट। 93, मैम 93 प्रेजेंट। 95, 95 शुभम होडा, ये तो बेटे ये तो प्रेजेंट रहता है क्लास में, ये बच्चा ये कहाँ गया आप? 93 प्रेजेंट तो हूँ मैं। 95 भी प्रेजेंट रहता है बेटे। 96 भी प्रेजेंट रहती है स्नेह राय। मैम प्रेजेंट मैम। मैम लड़का ऐसे नहीं रहा है। अच्छा लड़का है चलिए ठीक है। 97, प्रेजेंट मैम। 98, 99, मैम 99 प्रेजेंट। ये बच्चे 100, 101,